Okay, see, we had started with introduction of strategic cost management chapter, the first one, and we could cover few concepts that was related to um strategic cost management, like Michael Porter's five cost model, and then we had done waste and how to control the waste, seven types of waste. We had done this, and we had done BPR also. BPR is business process re-engineering. Okay, now let us start with new concept, that is total productive maintenance. Total productive maintenance, TPM. Now, whenever we talk about total productive maintenance, it is related to maintenance of machines, equipments. Always remember, it is related to production activity. And what is important in production activity is machines and equipments. So, it involves the maintenance of machines and equipments at all the levels, whatever whatever at whatever post you are at, but you will be keeping involved in that particular system, in that particular process. ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से पोस्ट पे हैं, पर हर एक एम्प्लॉय को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस रेफर टू एज मैनेजमेंट सिस्टम है. तो ये मैनेजमेंट सिस्टम, पर इसमें हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाता है फॉर ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स. मैंने आपको पहले ही बताया, ये इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है, मशीन्स एंड इक्विपमेंट से, थ्रू सिस्टमैटिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस. मतलब हमको एट ईच एंड एवरी स्टेज इक्विपमेंट मेंटेन करना सिखाया जाता है. दैट मीन्स हाउ टू रन द इक्विपमेंट. वी आर गिवन द ट्रेनिंग, एंड देन ट्रेनिंग में हमको ये सिखाया जाएगा कि इक्विपमेंट चलाया कैसे जाता है, मशीन कैसे चलाई जाती है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है. इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स. देखो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हर एक लेवल पे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो. इट इज मेंटेनेंस प्रोग्राम which involves a newly defined concept for maintaining plants. Plants मतलब मशीनरीज. यहाँ पे प्लांट्स का मतलब है मशीनरीज. जो आपकी कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है ना, उनको कैसे मेंटेन किया जाए, उनको कैसे चलाया जाए, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी जाती है. उसे कहा जाता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. ओके, हम लोग को ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट. ये हिस्ट्री वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक बार आपको चाहिए तो बेनिफिट्स देख सकते हैं हम लोग. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं. देखो, अगर हमको पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है तो एक्सपेंसिव रिपेयर्स नहीं होंगे. मतलब लॉन्ग टाइम के बाद हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो एक्सपेंसिव हो जाती है ना चीज़ें. एक्सपेंसिव रिपेयरिंग का खर्चा हो जाता है, वो नहीं होगा. ठीक है, ब्रेक डाउन कम हो जाएगा. मतलब मशीन्स का टूटना फूटना, इक्विपमेंट्स का टूटना फूटना कम हो जाएगा. सेटअप करना इजी हो जाएगा हमारे लिए. कभी कभी मशीन का इक्विपमेंट एक जगह से निकल गया तो हमको पता है कैसे सेटअप करना है. अब जैसे आप कार चलाते हैं तो कार चलाने वाले को पता है टायर कैसे उसमें फिट करना है अगर टायर पंचर हो जाए तो. ठीक है, तो उसे ये पता होना चाहिए, क्योंकि कल कल को आप हाईवे पे चले जाओ और आपको टायर डालने नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, है ना. तो सेटअप, कन्वर्जन्स, मतलब कोई एक मशीन दूसरे के साथ, कोई इक्विपमेंट के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, या चेंज ओवर्स, मतलब कब हम चेंज कर सकते हैं उसको. आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस, मतलब मशीन का खाली रहना कम हो जाता है. खाली आइडलिंग. आइडलिंग मीन्स मतलब मशीन हम बहुत सारा टाइम, मेजॉरिटी टाइम हमारी मशीन एम्प्टी जा रही है, खाली जा रही है, मतलब उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है. सो दैट इज नोन एज आइडलिंग. ठीक है. एंड माइनर स्टॉपेजेस. म्यूट एवरीबडी प्लीज. उमेश, उमेश यू आर अनम्यूटेड, बेटा म्यूट योर सेल्फ. थैंक यू. ओके, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस. माइनर स्टॉपेज मतलब जो समझो 2 दिन में एक बार मशीन स्टॉप हो गई. माइनर, छोटे मोटे उसके लूप होल्स, मिस्टेक्स जो हैं मशीन्स के, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं. रिड्यूस्ड इक्विपमेंट स्पीड, मतलब जो इक्विपमेंट की स्पीड होती है वो रिड्यूस होने से कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस नहीं होती है. हम ये बिग लॉसेस जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, उसमें से हम बच सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस.
ठीक है, उसकी बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं हम। डिफेक्ट्स एंड रीवर्क रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं ना वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब उस पर वापस काम करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप लॉसेस, जो जो बिगिनिंग में लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी रिड्यूस्ड, ये जो लॉसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये प्रोडक्ट, ये जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम अपनी कंपनी में। ठीक है, ये उसके क्या बोलते हैं बेनिफिट्स थे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट टू से, our next concept is energy audit. Energy audit, now what do you mean by energy audit? आप में से किसको पता है एनर्जी ऑडिट किसको बोलते हैं? देखो, हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है ना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको हम रीयूज या रीवर्क नहीं कर सकते, जिनके ऊपर वो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है, ऑलरेडी कम है। तो क्योंकि कम है तो हमको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन बोलते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मिनिमम रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो जब हम कंपनी में ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट, अब आपको ऑडिट कैसे बताऊं मैं, ऑडिट पता है आपको? ऑडिट प्रिया मैडम आपको करवा रहे होंगे ऑडिट। यस मैम। हाँ, यस। तो ऑडिट क्या होता है? ऑडिटर का काम क्या होता है? कंपनी के ऊपर चेक रखना, वो सिर्फ चेक रखेगा। वो एक पुलिस कैसे होता है, चोर को पकड़ने का काम करता है, ठीक है, जज क्या करता है, उसको रिजल्ट बताता है। तो पुलिस का काम क्या होता है? सिर्फ सिर्फ चोर को पकड़ के लेके आना, सजा देने का काम उसका नहीं होता है। सिमिलरली जो ऑडिटर होता है वो कंपनी के ऊपर चेक रखता है, वो पनिशमेंट नहीं दे सकता कंपनी को, पनिशमेंट देने के लिए शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट बैठी है, वो आपको नहीं करना है। वो जो रियल ओनर्स है ना कंपनी के, वो देख लेंगे कि कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आपने जाकर शेयर होल्डर्स को सच बताने की कंपनी में ये हो रहा है। सिमिलरली एनर्जी ऑडिट में क्या होता है, जो एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं ना, वो एक्सपर्ट ऑडिट ऑडिट करते हैं। ऑडिट ऑडिट क्या करेंगे कि मेरे जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, वेस्टेज तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी ऑडिट, जिससे हमको पता चलता है कंपनी में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है। ठीक है ना, अभी देखो, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ड्यू टू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम। आपको पता है आजकल तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी मॉडर्न हो गए हैं, मतलब आजकल वो हाथ से बनाया बुना हुआ सब कुछ नहीं चलता है, आजकल तो सारा काम मशीन्स पे होता है। तो यस। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, मैकेनाइज्ड मतलब मशीन्स, मशीन्स के जरिए आजकल सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होते हैं। लिखा हुआ है देखिए, ड्यू टू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम कंज्यूम्स वॉल्यूमिनियस, वॉल्यूमिनियस का मतलब बहुत सारा, एक साथ आप एनर्जी रिसोर्सेज को एक साथ एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। आप मतलब मशीन्स, मशीन्स ज्यादा कंजम्पशन कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना सिस्टम क्या बना दिया, मॉडर्न बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मॉडर्न हो गया। अब जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो एक ही टाइम पे कितनी सारी कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी देखो उस टाइम पे, पावर देखो, गैस देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखो, सब एक साथ, वाटर है ना, और फिर मशीन्स को हॉर्स पावर चाहिए होता है, वो अलग से कंज्यूम हो रहा है। तो कितनी सारी एनर्जी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं एक साथ, वॉल्यूमिनियस मतलब बहुत सारा एक साथ। एज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग, अब एनर्जी रिसोर्सेज का क्योंकि यूसेज बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहा है ना, एनर्जी रिसोर्सेज का यूसेज बढ़ रहा है तो इसीलिए उसका खर्चा भी बढ़ रहा है। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट, हमने ये मान लिया है दैट मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मेक्स यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो खत्म होते जा रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम रिन्यू करके यूज नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज का हम ज्यादा यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास वो मिनिमम रिसोर्सेज हैं और हम उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। Hence, there is a pressing need, आज मतलब उसकी आज इतनी नीड है to keep a check on utilization of energy resources. This is what I told you before I started reading. मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं रीड कर रही हूँ जैसे आपको सब समझ में आए।
मतलब अब ये नीड क्यों आ गई कि मुझे ये एनर्जी ऑडिट करनी है, क्यों? क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज होते जा रहे हैं और हमारे पास वो ऑलरेडी मिनिमम है। तो कोई तो हो नजर रखने वाला कि ये इनकी जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो प्रॉपर है, एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रही है, वेस्टेज तो नहीं हो रही है। ये चेक करना है। चेक करके रिपोर्ट करने का काम है किसका? एक एक्सपर्ट का। उस एक्सपर्ट का नाम होता है ऑडिटर। वो एनर्जी ऑडिट करते हैं। अब ये वो ऑडिटर नहीं होता जो कंपनी की ऑडिट करते हैं, एक अलग से ये एक्सपर्ट अपॉइंट होते हैं जो एनर्जी ऑडिट करता है, ठीक है ना। ऑल्सो फर्म्स नीड टू टेक सिंसियर एफर्ट्स टू यूज रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल नॉन पोल्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी। आप आपका अधिकार, मतलब ये बोलते हैं ना, वो आपका फर्ज बनता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने भी ओनर्स हैं उनका ये फर्ज बनता है कि आप अपने सिंसियर एफर्ट्स लें टू यूज ऑल दीज रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। कौन से रिसोर्सेज? रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल, जो वापस हम नॉन पोल्यूटिंग। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज है ना केमिकल्स एमिट करती हैं, मतलब उनकी फैक्ट्री में से ना केमिकल निकलता है। एमिट करना मतलब निकलना। तो जो केमिकल्स एमिट होते हैं ना उससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली इवेंचुअली। तो वो ना हो इसीलिए कंपनी को एनर्जी ऑडिट करवानी पड़ती है। मतलब आप कंपनी में क्या यूज कर रहे हैं, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेस यूज कर रहे हैं एनर्जी के कि पोल्यूटिंग सोर्सेस यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चेक रखने का काम एनर्जी ऑडिटर का होता है। एन ऑडिट प्रोग्राम एम्स टू कीप अ चेक, मैंने पहले ही बताया, ये चेक करता है, रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करेगा? ओनर को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। एंड ऑल्सो सजेस्ट, हाँ सजेस्ट भी करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, इसको हम ऐसे सही कर सकते हैं। सजेस्ट वेज ऑफ जुडिशियस, मतलब लीगल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो वाकई में वाइबल है, लीगल है और सही है, उसको बोलते हैं जुडिशियस। इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कौन से तरीके हैं कि हम अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लीगल वे में यूज़ कर सकते हैं, उसका इलीगल यूज़ ना हो और ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस ना करें जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो, इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्सेज। तो वो ये भी बताते हैं कि कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं और कितना। आया समझ में? दिस पैराग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पूरी पैराग्राफ में आपको पता चल जाता है कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है। क्लियर हुआ अभी ये? Yes, ma'am. एक मिनट ना, जस्ट लेट मी सी इसमें कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको करवा देती हूँ। अदरवाइज कॉन्सेप्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पर है ना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी मैनेजर्स। अब ये क्या चीज़ होती है? एनर्जी एनर्जी मैनेजर्स मतलब एनर्जी जो ऑडिट करते हैं ना उन्हें कहा जाता है एनर्जी मैनेजर्स, जो मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को कि कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? एक बार हम क्विकली देख लेते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। प्रिपेयर एन एनुअल एक्टिविटी प्लान एंड प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट, मतलब आपको पूरे साल भर की एक्टिविटी प्लानिंग करके रखनी है और उसके ऊपर कैसे काम करना है ना, कैसे रिड्यूस करनी है कॉस्ट को, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स बनाएंगे और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, एनर्जी कॉस्ट को। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज की। तो उसके बारे में एक्टिविटी प्लान बनाएंगे वो साल भर का, एनुअली, एंड देन दे विल हैव टू प्रेजेंट दिस टू मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। सेकेंड, इस्टेब्लिशिंग एन एनर्जी कंजर्वेशन सेल विद इन द फर्म। सेल का मतलब क्या होता है? अभी सेल का मतलब डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे सेल का मतलब डिपार्टमेंट होता है। मतलब अभी जैसे मैं नहीं बोलती हूँ कंज्यूमर कंज्यूमर सेल, तो कंज्यूमर सेल मतलब कंज्यूमर डिपार्टमेंट। यानी कि अगर कंज्यूमर्स को कुछ भी अगर कंप्लेंट्स हैं, ग्राइवियंसेस हैं और आपके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, उनके लिए आप कंज्यूमर डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है ये, है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो कंज्यूमर सेल का जैसे मतलब होता है ना कंज्यूमर डिपार्टमेंट, वैसे ही कंपनीज में एनर्जी कंजर्वेशन सेल बनाया जाता है। सेल मतलब डिपार्टमेंट, कंपनी के अंदर ही, विद इन द फर्म, ठीक है ना। और यही पूरा डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी एक्टिविटीज को प्लान करता है।
थर्ड, इनिशिएट एक्टिविटीज। अब जो आपने एक्टिविटी प्लान करके रखी थी ना स्टेप नंबर 1 में, मतलब सॉरी स्टेप नंबर 1 में जो आपने फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी ना इनकी कि एक्टिविटी प्लान करनी है, तो जो प्लान किया उसको इनिशिएट करना है, मतलब एक्टिविटी को एक्शन में लाना है टू इम्प्रूव द प्रोसेस। जो आपका एनर्जी कॉस्ट जो आपका बढ़ता जा रहा है ना उसको रिड्यूस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम को, आपको अपनी एक्टिविटीज को एक्शन में लाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज इनिशिएटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, एनालाइज इक्विपमेंट परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी एफिशिएंसी। दैट मीन्स अगर आप एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपकी कंपनी में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो कौन से इक्विपमेंट पे वो यूज़ हो रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट है, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स कौन से हैं जिनके ऊपर ये एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उनके ऊपर स्टडी करना, एनालाइज करना कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वाकई में वो मशीन, इक्विपमेंट, प्लांट्स मेरी कंपनी के लिए वर्थ हैं कि सिर्फ एनर्जी रिसोर्सेस का यूज होता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है और मेरी कंपनी के लिए कोई वर्थ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। सो वो चेक करना, एनालाइज करना, वो चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनर्जी मैनेजर्स का होता है। एम आई गोइंग टू फास्ट? यस मैम। नो मैम, थोड़ा नो स्लो मैम। जाऊं? चलेगा मैम स्लो। ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी मैनेजर्स। हम पढ़ रहे हैं जो एनर्जी ऑडिट करते हैं ना, वो जो मैनेजर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम ये पॉइंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। फिफ्थ देखो, एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कैलिब्रेशन। देखो ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स गलत होंगी, 1 पॉइंट करेक्ट होगी, तो आपको सब याद होंगी तब तो पता होगा कि कौन सी 1 पॉइंट इसमें से करेक्ट वाली यस है ना। इसीलिए बोला जाता है थियोरी पॉइंट्स को इतना, मतलब इतना आप लीनियंटली मत लीजिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और अगर एनीवेज ऑनलाइन एग्जाम नहीं भी हुआ, ऑफलाइन एग्जाम हुआ, तो भी तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी तो पूछा जा सकता है। सो जितना आप लेक्चर यस में सुनते हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं, दैट्स व्हाट वर्क्स इन योर एग्जाम। वो ही एक्चुअली काम आता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। वही सुन सुन के ही तो हम अपना बनाने लगते हैं ना कि ये लाइन मैम ने ऐसे बताई थी, इसको हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखें। सो यू ऑल हैव टू लिसन फर्स्ट। सो लिसन वेरी केयरफुली, आपके लिए लेक्चर्स ले रही हूँ ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनना सुनना इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यू कैन मेक द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन मेक होल आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अब तो आपके लिए और बेनिफिट है, आपके लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपके लिए तो ये भी बेनिफिट है कि हमको अलग से रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो लगा दो कान में फिर से हेडफोन्स और लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनते बैठो, हो गई रिवीजन उधर ही। तो आपके लिए तो ये तो और बेनिफिशियल हो गया, है ना। सो एडवांटेजेस लीजिए आप, जो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, सो यू गाइस टेक एडवांटेजेस ऑफ दैट। ओके, और प्रॉपर यूटिलाइज करो अपने टाइम का, आपके पास बहुत टाइम है, यू कैन स्कोर वेरी 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 नाइसली, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Okay, anyways, next responsibility is ensure proper functioning and calibration of instrumentation। मतलब जिस जिस एनर्जी कंजम्पशन के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ना, उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना उसका, कैसे उसको फंक्शनिंग करनी है, कैसे यूज करना है उसका, वो प्रॉपर पहले ही आप ट्रेनिंग ले लीजिए सो दैट उसकी वेस्टेज ना हो, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड कंडक्ट इंटरनल वर्कशॉप्स अबाउट टॉपिक फॉर अदर स्टाफ। अभी देखो बहुत सारे लोग हैं ना हमारी कंपनी में ऐसे होते हैं जिनको आइडिया ही नहीं होती है कि अच्छा ये प्रिंटर लगाया हुआ है, प्रिंटर का बटन ऑन है, स्विच ऑन है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल खा रहा है और ये वेस्ट हो रहा है, पावर वेस्ट हो रहा है। अभी उनको आइडिया ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो तो आप है ना इंटरनल वर्कशॉप्स, मतलब ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। एनर्जी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, कि आप जाकर कंपनी के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है ना उनको ट्रेनिंग देने का काम भी आपका ही है, क्योंकि आपने देखना है ना कैसे मेरी एनर्जी को बचाना है।
एनर्जी रिसोर्सेज को मुझे कैसे बचाकर चलना है, ठीक है। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो ये मुझे बचाकर चलने हैं, रिड्यूस करनी है कॉस्ट। तो एनर्जी रिसोर्सेज की कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है स्टाफ को, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव disaggregating of energy consumption data down to shop level और profit center of the firm। अब ये ना बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, हम तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम कंपनी के अंदर तो होते ही नहीं है। लेकिन आप जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर भी जब आप काम करते हो, ठीक है, जैसे सेल फोन यूज कर रहे हैं, ज्यादा फोन यूज करना, या ज्यादा ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज यूज करना, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ये भी तो मेरे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो इनका भी yes, सही इस्तेमाल करना, उनका कंजम्पशन डेटा निकालना पहले तो, कि कितना कंपनी कंज्यूम करती है रिसोर्सेज को, और शॉप लेवल तक लेके आना। शॉप लेवल का मतलब ये होता है हर एक एम्प्लॉय के जानकारी में लेके आना कि हमारी कंपनी जो है वो इतने रिसोर्सेज यूज कर रही है, और हमारा काम बनता है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा यूसेज हो रहा है उसको सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो दिस इज नोन एज डाउन टू शॉप लेवल। ब्रिंग टू शॉप लेवल का मतलब होता है हर एक एम्प्लॉय की जानकारी में लेकर आना। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? yes, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग अ मेथडोलॉजी। अब एक मेथडोलॉजी बनानी है, एक मेथड बनाना है जो सबके पल्ले में पड़ना चाहिए, हाँ, सबको पता होना चाहिए ये मेथड है। अच्छा, ये मेथड किस लिए बनाना है? हाउ टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड इन द फर्म। मतलब आपकी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी एक्टिविटी चल रही है, और वो चलते समय वाइल यू आर डूइंग दैट प्रोसेस कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको कैलकुलेट करने का मेथड वो इस्टेब्लिश करना है, मतलब बनाना है वो फॉर्मूला, वो मेथड बनाना है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट एक्यूरेटली। आपके जाने के बाद आपका स्टाफ भी वो कैलकुलेट कर, उसको उनको भी करने आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ पता है और किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट वे। नेक्स्ट इज डेवलप एंड मैनेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये वापस रिपीट ही कर रहे हैं, दूसरे तरीके से वो बता रहे हैं कि आप एफिशिएंटली अगर एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं ऑपरेटिंग लेवल पे, ऑपरेटिंग लेवल मतलब जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं रेगुलरली, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, मैनेजर्स नहीं, डायरेक्टर्स नहीं, बड़ी बड़ी लेवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ऑपरेटिंग लेवल की बात कर रही हूँ। ऑपरेटिंग मतलब जो कैजुअल मेरे एम्प्लॉयज हैं जिनकी वजह से मेरी कंपनी चलती है, उनके लेवल पर आकर आप उनको ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे हमारी एनर्जी रिसोर्सेज को हमको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट नॉमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पर्सोनल टू एक्सटर्नल प्रोग्राम्स। अब आपको पता है नॉमिनेशन क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, nominee, हाँ, नॉमिनी, वेरी गुड, नॉमिनी। नॉमिनी, यहाँ पर हम नॉमिनी वर्ड एक्चुअली नहीं यूज कर सकते हैं। आपने सही बोला, नॉमिनी का मतलब ही नॉमिनेशन में आता है। यहाँ पे नॉमिनेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, जो पूरे ग्रुप मैनेजमेंट पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल yes, मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट पर्सोनल की बात कर रही हूँ मैं। तो जो मैनेजमेंट पर्सनल है उसका एक कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कीजिए आप, जो आपके एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को देखे, जो कंपनी के बाहर कितनी मेरी एनर्जी रिसोर्सेज यूज हो रही है, उसके लिए एक अलग नॉमिनेशन कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मतलब अपॉइंट करना चाहिए। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एनर्जी मैनेजर्स की, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनर्जी मैनेजर्स। energy managers, हाँ, एनर्जी मैनेजर्स कौन होते हैं? कोई बताएगा एनर्जी मैनेजर्स कौन होते हैं? जो एनर्जी को ऑडिट, देखते हैं, मतलब कि ऑडिट, ऑडिट करते yes, हैं, वेरी yes, गुड, यस, जो एनर्जी ऑडिट का काम करते हैं ना उन्हें कहते हैं एनर्जी मैनेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट नॉलेज बैंक ऑन सेक्टोरल, सेक्टर वाइज, नेशनल, नेशन वाइज, इंटरनेशनल, मतलब कंट्री के बाहर भी। क्यों बनाना है ये नॉलेज बैंक क्यों बनाना है? नॉलेज बैंक बनाना है इसलिए क्योंकि मेरी डेवलपमेंट हो,
ऑन किस चीज पे डेवलपमेंट हो, ऑन एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब मेरी एनर्जी एफिशिएंटली कैसे यूज हो, ऐसी मैं कौन सी टेक्नोलॉजी निकालूं, ऐसा मैं कौन सी चीज यूज करूं जैसे मेरी एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रही हूँ मैं जिसमें से मेरी एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। सो ये नॉलेज क्रिएट करना, ठीक है, सो दैट आई कैन डेवलप। नेक्स्ट, डेवलप इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच, एक हेड ऑफिस से दूसरा ब्रांच। सो दैट वे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। क्यों क्यों ये सिस्टम बनाना है, किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन। हर एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये चेक करते रहें कि आप एनवायरमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है जो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है। तो हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू डेवलप इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन। मतलब आप अपनी कंपनी में अपग्रेड करें, क्या अपग्रेड करें, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब वो प्रोडक्ट्स बनाए जो इको फ्रेंडली होने चाहिए। इको फ्रेंडली। हाँ बिल्कुल बराबर, इको फ्रेंडली, और एनर्जी उतनी कम यूज करनी है, क्योंकि इको फ्रेंडली यूज प्रोडक्ट्स जब आप बनाएंगे तो एनर्जी ऑप्टिमम यूज। रिसोर्सेस, हाँ एनर्जी रिसोर्सेस कम यूज होंगे, एनर्जी रिसोर्सेस कम यूज होंगे तो एनर्जी का कॉस्ट कम लगेगा, कॉस्ट कम तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ेगा। तो इसीलिए ये लेकिन कंपनी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना, एनर्जी कम यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नहीं नहीं, हर चीज का थोड़ी, हर चीज पे थोड़ी बोल रही हूँ, अभी मशीन्स का यूज तो जितना होना है उतना तो होगा ही ना, पर वेस्टेज नहीं करना है, मैं वो बोल रही हूँ। एनर्जी रिसोर्सेस को ज्यादा यूज नहीं करना है, मतलब वेस्ट नहीं करना है। मेरे बोलने का मतलब ज्यादा यूज करना मतलब ये नहीं है कि आप यूज ही मत करो और प्रोडक्शन कम करो। मेरे बोलने का मतलब क्या है, ज्यादा यूज नहीं करना है मतलब वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो ऑलरेडी मिनिमम है। तो अब अगर हम पेट्रोल ज्यादा यूज करें, बिना वजह आप चक्कर खा रहे हैं गाड़ी पे, कुछ काम नहीं है, वहीं घूम रहे हैं इधर से उधर, तो वेस्ट हो रहा है ना ये तो। हाँ आपको जेन्युइनली कुछ काम है, आपको घर से ऑफिस जाना है तो पेट्रोल तो यूज करना ही पड़ेगा। तो समझ में यस। आया मैं क्या बोल रही हूँ, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ऑडिट की जाती है ना। देखो अभी आपके ऊपर नजर रखने के लिए आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देते हो, आपको क्लास खाली छोड़ सकता है कोई, नहीं सुपरविजन करता है ना कोई टीचर होता है, यस। कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जो कोई आके देख कर जाते हैं कि बच्चे ठीक से लिख रहे हैं, कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। सो समबडी इज देयर टू लुक आफ्टर। तो अगर कोई होता है ना ऊपर देखने के लिए, कंपनी को भी मैनेजर्स होते हैं, एनर्जी मैनेजर्स, देखने के लिए कि ये बराबर यूज कर रहे हैं कि वेस्ट कर रहे हैं। तो जब पता होता है ना मुझे कि मेरे ऊपर कोई खड़ा है, मुझे देख रहा है, मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, तो आई बिकम कॉन्शियस, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो हम लोग वेस्टेज कम करते हैं, जब हमको पता होता है ना हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है तो हम वेस्टेज कम करते हैं। घर पे खाना लेते हो आप, आपकी मॉम नजर रखते हैं, खाना खत्म किया कि वेस्ट किया, डस्टबिन में डाल दिया। So you know somebody is there to look after you and your food, right? यस। Therefore, energy managers are appointed so that companies are not irresponsibly behaving and they are not wastaging our minimum available energy resources. So this is मैम what my ये point is. ये एनर्जी मैनेजर्स पॉल्यूशन का भी देखते रहेंगे ना, हाँ कंट्रोल में जी रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, एनवायरमेंटल वर्ड आया था ना, मैंने तब आपको बताया था कि आपको एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना है, वो मैंने आपको बताया उस पॉइंट। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना कि इन्वायरमेंटल एको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिससे मेरा पोल्यूट नहीं हो इन्वायरमेंट। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, देखो फटाफट ये 2 पॉइंट्स खत्म करें। लेस देन 1 मिनट इज पेंडिंग, फिर हम 5 मिनट्स की ब्रेक लेकर लेक्चर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब आप ना कुछ और भी किसी एजेंसी के साथ, नॉन प्रॉफिट एजेंसी है कोई, कोई ऐसा कोई कंपनी है जो है ना सेमिनार्स वर्कशॉप्स रखवाती है, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले लो आप, जैसे ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट, उसमें हिस्सा ले लो आप, है ना।
तो 13 पॉइंट क्या बोल रहा है, एनर्जी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिस कंपनी की एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी कैसे बाहर एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ, बाहर वाली एजेंसीज के साथ मिलकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रही है जो मेरे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, जैसे ट्री सोशली प्लांटेशन,